और आगे मूव करता हूँ मैं, मसलन कि जैसे मैंने x3 के साथ x2 को ऐड करता हूँ, ओके। अब इनको वेरिएबल्स को जब आपने ऐड किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, ओके। यानी कि ये मैंने मॉडल रन किया, अब ये देखना है कि मैंने जो अब यानी कि अब ये टेक्निक ये थी कि जो मैंने पहले कोरिलेशन मेजर कर ली थी तो उसके बेस के ऊपर मुझे पहले से पता था इनमें प्रॉब्लम्स है। अगर मैं कोरिलेशन मैट्रिक्स को मेजर नहीं करता, मैं फिर कहता हूँ मैं कोरिलेशन मैट्रिक्स को मेजर नहीं करता, तो मैं सिंपल वेरिएबल्स को मॉडल के अंदर शामिल कर देता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या मेरे इस मॉडल के अंदर प्रॉब्लमैटिक मल्टीकोलियरिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उसका तरीकाकार होता है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, जिसे हम VIF बोलते हैं। VIF का एक थ्रेशोल्ड लेवल है, उसका थ्रेशोल्ड लेवल ये है कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो उस सूरत के अंदर आपके मॉडल के अंदर प्रॉब्लमैटिक मल्टीकोलियरिटी है, अगर ये लेस देन 10 हो उस सूरत में आपके मॉडल के अंदर प्रॉब्लमैटिक मल्टीकोलियरिटी नहीं है, ओके। हम इसको देख लेते हैं। मैंने इक्वेशन आपके सामने रन की हुई है, मैं व्यू में गया, व्यू में ये हमारा जो टेस्ट है ये कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। उसके अंदर चले जाएं, कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक व्यू, यानी कि पहले आप इक्वेशन रन करें, व्यू में जाएं, व्यू में जाने के बाद कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक्स में चले जाएं, वहां पे वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर के ऊपर चले जाएं, उसको क्लिक करें। अब यहाँ पर आप वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर को देखिए, ये कोफिशिएंट्स हैं पड़े जो हमारे पास आने थे। आप ले लें अपना इनको सेंटर्ड वेरिएशन इन्फ्लेशन फैक्टर को, एक है अनसर्टेन अनसेंटर्ड है। हमने कहा इसका थ्रेशोल्ड है 10, अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो उस सूरत में आपके मॉडल के अंदर प्रॉब्लमैटिक मल्टीकोलियरिटी है, अगर ये वेरिएशन इन्फ्लेशन फैक्टर की वैल्यू लेस देन 10 हो तो उस सूरत में आपके मॉडल के अंदर प्रॉब्लमैटिक मल्टीकोलियरिटी नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी वैल्यू आ रही है 1,657 विच इज ग्रेटर देन 10, नॉट ग्रेटर देन, सो मच ग्रेटर देन 10। इस सूरत के अंदर हमारे मॉडल के अंदर कौन सी मल्टीकोलियरिटी पाई जा रही है, प्रॉब्लमैटिक मल्टीकोलियरिटी पाई जा रही है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे वैसे वेरिएबल नहीं है वरना मैं देखना चाह रहा था, ओके, एक देखना चाह रहा था, ठीक है। और देखेंगे अब यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाला हुआ है तो उसकी वैल्यू 1 दे रहा है, ठीक है, विच इज लेस देन 10, तो सीधी सी बात है कि वो प्रॉब्लमैटिक मल्टीकोलियरिटी आपके मॉडल में है ही नहीं, ठीक है, ओके। तो यानी लेकिन ये है कि x3 आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो दूसरा एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता तो उसको देख लेते हैं। एक मिनट, मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक और एक ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर मैं जैसे हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन एस्टिमेट की थी, मैं यहाँ पर देख लेते हैं कि वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर लेस देन 10 को मैं देख लेता हूँ, ठीक है। एस्टिमेटेशन इक्वेशन, प्राइस स्पेस सी स्पेस जो है रूम्स स्पेस SQFET, ओके। अच्छा जी, ये रिजल्ट्स आ गए। अच्छा जी, पहले मैं इनका आपस में ये भी देख लेते हैं किसके रूम्स का आपस में ग्रुप में कोरिलेशन देख लेते हैं है भी, यानी कि अब आप हाँ, अब साथ ये भी आ जाता है कि अब यहाँ पर मैंने जैसे एक और मैंने डाटा सेट लिया, जैसे हेट्रो का एक फाइल बनाई हुई थी तो उस हेट्रो के फाइल के अंदर देखा कि जैसे मैंने कहा था कि हम लोग हम कोरिलेशन के टेबल के ऊपर चले जाते होते हैं। अब कोरिलेशन का टेबल अगर आप ज़हन में लाएं तो एक लाइन ड्रॉ करते थे और एक लाइन जब हम ड्रॉ करते थे दोनों एंड के ऊपर हम लिखते थे +1 -1, +1 वाली जगह को हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते थे, -1 जगह को हम -1 कोरिलेशन कहते थे, बीच में हम सेंटर में जीरो साइन लगाते थे, हम लिखते थे नो कोरिलेशन। फिर हम आगे मूव करते थे, जीरो से आगे 0.5 लगाते तो हम कहते थे मॉडरेट कोरिलेशन, ओके। फिर हम जीरो से लेफ्ट साइड पे मूव करते थे तो हम एक और बीच में उसका मिड पॉइंट लेते तो -0.5 लगाते तो हम कहते थे नेगेटिव कोरिलेशन, ओके। फिर हम कहते थे कि अगर वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में हो तो हम उसे कहते हैं वीक कोरिलेशन, अगर 0.5 हो तो मॉडरेट कोरिलेशन, अगर 0.5 से क्या नाम है अपना 1 के बीच में हो तो हम उसे कहते होते थे अपना पॉजिटिव अपना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन अगर वो वैल्यू +1 हो जाए तो हम कहते थे परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकती है, अगर वो -1 हो जाए तो हम उसे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। ये एक हम सिंपल एक क्या नाम है अपना एक लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर ये कोरिलेशन जब हम पढ़ते थे तो हमें यहाँ से टीचर्स इस तरह से पढ़ाया करते थे, ओके, या हम पढ़ाते हैं जिस तरह से। तो अब यहाँ पर अगर आप कोरिलेशन की वैल्यू देखें तो 0.53 है, देखा जाए तो वो भी यही कहती है कि कोरिलेशन इनके अंदर क्या नाम है कोरिलेशन है तो सही, लेकिन वो क्या है पर अपना मॉडरेट के करीब है, ओके, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, मॉडरेट है, ओके। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर अब ये देखना चाहूँ कि इस इक्वेशन के अंदर क्या प्रॉब्लमैटिक मल्टीकोलियरिटी पाई जाती है या नहीं, तो मैंने क्या किया, व्यू में गया, व्यू में जाने के बाद कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक्स और इसके वेरिएशन
इन्फ्लेशन फैक्टर में आया। अब यहाँ पे जब वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर में आया तो कितनी है 1.39 है, ओके 1.39 है, ओके। अब 1.39 मैंने थ्रेशहोल्ड लेवल वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर का 10 रखा हुआ है, ये वैल्यू लेस देन 10 है, तो उस सूरत में आपके मॉडल के अंदर प्रॉब्लमेटिक मल्टीकोलिनियरिटी नहीं है। इवन के हमें कोरिलेशन के टेबल ने भी बताया और साथ के साथ हमें वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर की इन दो वैल्यूज ने भी बता दिया कि हमारे मॉडल के अंदर प्रॉब्लमेटिक मल्टीकोलिनियरिटी नहीं पाई जाती, ओके। यानी कि थ्रेशहोल्ड लेवल भी हमें क्लियर करता है कि लेस देन 10 है तो प्रॉब्लमेटिक नहीं, मल्टीकोलिनियरिटी नहीं है। और यहाँ पर कोरिलेशन की जो वैल्यूज हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स जो हैं, वो भी हमें बता रहे हैं कि हमारे इन वेरिएबल्स के अंदर अपना कोरिलेशन है लेकिन वो मॉडरेट है, तो दैट विल बी द रीजन आपका हमारे मॉडल के अंदर परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी नहीं है, ओके। तो अब यानी कि मैंने दो डिफरेंट डाटा सेट्स के साथ आप लोगों को क्लियर कर दिया कि how to detect the multicollinearity by using correlation table and by using the variance inflation factor। चलें